हेलो एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टडी किया था, राइट? मैंने आपको डेफिनेशन बताया था हीट ऑफ फॉर्मेशन का। क्लियर है? तो यार हीट ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है, मैं एक बार जस्ट रिवाइज करवा देता हूं आपको। और मैंने आपको बोला ये था कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स से Al2O3, मैं एग्जांपल ले लेता हूं, राइट? इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड को, इस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करना है। आपको क्या करना है, जस्ट ये मॉलिक्यूल 1 मोल फॉर्म करना है। अगर आप ये मॉलिक्यूल 1 मोल फॉर्म करेंगे, जो भी एनर्जी रिलीज होगा, इस एनर्जी को बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। बहुत ही क्लियर है। अब ये 1 मोल फॉर्म कैसे करना है, तो इसके लिए कंडीशन है, यहां पे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है रेफरेंस स्टेट में यूज करें। आई थिंक बहुत ही क्लियर है ये कि एल्यूमिनियम का रेफरेंस स्टेट मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये होता है एल्यूमिनियम सॉलिड, राइट? ऑक्सीजन नेचर में O2 गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका रेफरेंस स्टेट O2 गैस है। तो ये रिएक्शन हो गया, एल्यूमिनियम सॉलिड प्लस O2 गैस बन रहा है Al2O3। अब 1 मोल फॉर्म करना है, जो भी एनर्जी रिलीज होगा इसे बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब बैलेंस करते हैं। बैलेंस करते टाइम एक चीज ध्यान रखना है, यहां पे हमेशा 1 होना चाहिए, क्योंकि आपको 1 मोल फॉर्म करना है। तो यहां पे कोई भी चेंज नहीं करना है। चेंज आपको जो भी करना है वो आपको लेफ्ट साइड में करना है। तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें, 2 एल्यूमिनियम। क्लियर है? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या करें अपन, O2 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज 3 2 6 हो जाएगा। हमें तो सिर्फ 3 चाहिए था, तो 3/2 O2। ये रिएक्शन हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन का। जो भी एनर्जी रिलीज होगा इसे बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2O3। सिंपल है। अब देखिए, अब ऐसे ही हीट ऑफ फॉर्मेशन मैंने बताया, आप ऐसे बहुत सारे हीट ऑफ, कुछ भी सब्लिमेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मतलब समझे आप, कोई भी ए लिक्विड है, राइट? अगर ये ए गैस में जा रहा है, लिक्विड अगर गैस में जा रहा है, 1 मोल लिक्विड 1 मोल गैस में जा रहा है, तो इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन बोलते हैं। और इसमें जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, जो भी एनर्जी चेंज होगा, इसे बोलेंगे हीट ऑफ डेल्टा एच वेपोराइजेशन। मतलब हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको समझ में आ रहा होगा। लिक्विड अगर गैस में जाएगा तो इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन बोलते हैं। और यहाँ पे 1 मोल गैस होना चाहिए, ध्यान रखें। 1 मोल लिक्विड अगर 1 मोल गैस में जा रहा है, जो भी एनर्जी चेंज होगा इसे बोलेंगे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सिमिलरली ए सॉलिड है, अगर ये ए गैस में जा रहा है, तो ये प्रोसेस आपको पता होगा, सॉलिड अगर लिक्विड में जा रहा है तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी चेंज होगा इसे बोलेंगे हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्लियर है? ऐसे ही सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो, सॉलिड अगर लिक्विड स्टेट में जाए तो इस प्रोसेस को फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन, या फिर आप मेल्टिंग भी बोल सकते हैं, तो और इसे फ्यूजन भी बोलते हैं। तो जो भी इसमें हीट चेंज होगा, जो भी एनर्जी चेंज होगा, इसे बोलेंगे हीट ऑफ फ्यूजन, डेल्टा एच फ्यूजन। क्लियर है? मान लीजिए कि कोई मॉलिक्यूल है A2, राइट? गैसियस फेज में है, A2 गैसियस फेज में है। A2 मींस मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मींस A और A के बीच में बॉन्ड रहा होगा। अगर आपने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, A एंड A के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स A में। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास Cl2 है, Cl2 मींस Cl, सिंगल बॉन्ड Cl है। आपने बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये भी Cl प्लस Cl, तो बॉन्ड ब्रेक करते ही 2 एटम ऑफ Cl मिलेंगे। वैसे A2 मॉलिक्यूल है, बॉन्ड ब्रेक कर दिया तो 2 एटम ऑफ A मिलेंगे। ध्यान रखना कंडीशन, यहाँ पे गैस होना चाहिए। तो यार अब इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं, आपने बॉन्ड ब्रेक किया A2 का, तो यहाँ पे जो भी एनर्जी चेंज होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड को अपन बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी किसका, ऑफ A2। A2 का बॉन्ड आपने ब्रेक किया, जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा इसे अपन बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2 बोलेंगे। आई होप क्लियर होगा इतना।
फिर नेक्स्ट थिंग, ये आपको पता ही है, अपन ने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, ए गैस, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ए प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, बताएंगे कौन सा प्रोसेस है। अगर आप किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे जो भी एनर्जी चेंज होगा इसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए गैस, राइट। सिमिलरली ए गैस है, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ए माइनस बन गया, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो गया, राइट। इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ ए गैस, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, बस साइन का डिफरेंस होता है। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या डेल्टा एच इजी लिख दो। ऐसे डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आयोनाइजेशन एनर्जी आप चाहो तो ऐसे आयोनाइजेशन एनर्जी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं एक और प्रोसेस, ए प्लस गैस प्लस बी माइनस गैस मिलके अगर ये ए बी सॉलिड बना है, ये भी आप पढ़ चुके हो, ए प्लस गैस प्लस बी माइनस सॉलिड, ए बी सॉलिड बने, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी ऑफ ए बी। लैटिस एनर्जी का मतलब है 1 मोल सॉलिड फॉर्म होना चाहिए फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन। तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट गैसियस आयन ए प्लस और बी माइनस है, तो इसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। चलो मैं लैटिस एनर्जी लिख देता हूं। डेल्टा एच एल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो यार, ये मैंने सारे डेफिनेशन आपको बताया, मीन्स इनमें से किसी में भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर लिक्विड गैस में जा रहा है तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, सॉलिड गैस में जा रहा है तो हीट ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड लिक्विड में जा रहा है हीट ऑफ फ्यूजन, फिर A2 का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ A2, ए अगर A प्लस में जा रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी, A प्लस इलेक्ट्रॉन लेके A माइनस में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ A प्लस प्लस B माइनस गैस में होने चाहिए, A भी सॉलिड बन रहा है तो इसे बोलेंगे लैटिस एनर्जी ऑफ A B। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर आपको ये क्लियर है, अब अपन आते हैं बॉर्न हेवर साइकिल कैसे ड्रॉ करते हैं। चलिए मैं आपको एक कोई मॉलिक्यूल ले लेता हूं, लेट्स से मैं पहला एग्जांपल बॉर्न हेवर साइकिल ऑफ NaCl सॉलिड। बस एक समझ लें आप, बाकी सब आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। NaCl सॉलिड के लिए आपको बॉर्न हेवर साइकिल का इक्वेशन लिखना है। अब इसका मतलब क्या है से आपको जस्ट अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। आप क्या करें, NaCl ले लें, ठीक। NaCl के लिए आप हीट ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन लिख सकते हैं आप। NaCl के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन का अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस। क्लियर है? Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस 1 मोल बनना चाहिए, और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट सोडियम और क्लोरीन है, रेफरेंस स्टेट में लिया, बैलेंस कर लिया। यहाँ पे जो भी एनर्जी चेंज होगा इसे बोलेंगे डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ NaCl। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग आप क्या करें, NaCl के लिए लैटिस एनर्जी का इक्वेशन लिखें। लैटिस एनर्जी मींस NaCl है, तो लैटिस एनर्जी लिखने का मतलब है कि Na प्लस और Cl माइनस होगा, तो Na प्लस और Cl माइनस 11:30 Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस मिलके NaCl सॉलिड बनाएंगे, तो ये हो जाएगा लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे Na प्लस गैस प्लस Cl माइनस गैस मिलके अगर ये सेम चीज NaCl सॉलिड बनाए तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl। मींस ये हो जाएगा डेल्टा एच
लैटिस एनर्जी। ये पॉइंट क्लियर है? ऊपर आप हीट ऑफ फॉर्मेशन लिख लीजिए, नीचे लैटिस एनर्जी लिख लीजिए, सेम कंपाउंड फॉर्म करना है। अगर आप इतना लिख सकते हो, इसके आगे की स्टोरी बहुत सिंपल है। कैसे? अब आपको सोडियम सॉलिड से सोडियम प्लस गैस पे आना है। फिर से क्या बोला मैंने? सोडियम सॉलिड से सोडियम प्लस गैस पे आना है। यहां पे Cl2 गैस से Cl माइनस गैस पे आना है। अब सोचो यार, सोडियम सॉलिड से सोडियम प्लस गैस पे आना है, तो सबसे पहले आप सोडियम सॉलिड को, सॉलिड है गैस में आना है, पहले तो मैं इसको सॉलिड को गैस में ले जाता हूं, तो इसको मैं पहले कन्वर्ट कर लूंगा Na गैस। सॉलिड को गैस में आपने डायरेक्टली कन्वर्ट किया, ये सब्लिमेशन हो गया, तो ये हो जाएगा डेल्टा H सब्लिमेशन ऑफ सोडियम सॉलिड। सोडियम गैस से सोडियम प्लस गैस, दोनों का स्टेट सेम है, बस इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। इस गैस से अगर आप A प्लस गैस जा रहे हैं तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा, ये हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। यहां पे आ गए। अब देखो Cl2 गैस है, Cl माइनस गैस पे जाना है, सबसे पहले तो बॉन्ड ब्रेक करना होगा। बॉन्ड ब्रेक कर दिया मैंने। देखिए, अगर Cl2 होता तो ये 2Cl में जाता, राइट? तो ये होता बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। क्लियर है? लेकिन दोनों साइड आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर हाफ Cl2 है तो यहां पे जस्ट 1Cl गैस बनेगा। क्लियर है? 1 मोल Cl2 में 2 मोल Cl गैस, हाफ मोल Cl2 में 1 मोल Cl गैस रहेगा। अगर आप 1 मोल क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन। हाफ मोल क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। बहुत सिंपल है यार, अगर 1 मोल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी, 2 मोल बॉन्ड ब्रेक करेंगे 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी, हाफ मोल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। Cl गैस पे आ गए, Cl गैस से Cl माइनस गैस पे जाना है। क्या किया जाए? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, इसको मैं लिख देता हूं यार बस डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इतना क्लियर है? बस देखते जाए। नेक्स्ट थिंग क्या होगा, आपको यहां से यहां जाना है। कहां से कहां? यहां से यहां जाना है। देखिए कितने पाथ हैं आपके पास। एक पाथ तो ये है, डायरेक्टली चले जाए। सेकेंड पाथ है आप यहां से यहां पे आए, Na प्लस हाफ Cl2 से Na प्लस प्लस Cl माइनस बनाए और यहां से यहां जाए। तो मैंने आपको बताया था, हेस्ट लॉ ये बोलता है कि आप किसी भी पाथ से जाए, इधर इस पाथ से या फिर इस पाथ से, दोनों पाथ में एनर्जी चेंज सेम होगा। तो अगर फर्स्ट पाथ में एनर्जी चेंज हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl है, राइट? सेकेंड पाथ में एनर्जी चेंज देखिए क्या है, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, means this will be equal to heat of sublimation plus ionization energy plus half of bond energy of Cl2 plus delta H electron gain enthalpy plus delta H lattice energy। हो गया क्या? ये समझ में आया इक्वेशन? होता क्या है कि आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl पता होता है, में इतने सारे अननोन है, डेल्टा H सब्लिमेशन पता होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सारे डेटा अगर दिए हुए हैं तो आप एक अननोन लैटिस एनर्जी है तो ये फाइंड कर सकते हैं क्या? बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो आपको बस इस इक्वेशन से एक चीज फाइंड करना है, बाकी सारे डेटा दिया होगा एग्जाम में, सिर्फ आपको लैटिस एनर्जी गिवन नहीं है तो आप लैटिस एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इनकेस अगर एग्जाम में लैटिस एनर्जी भी दे दे और आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं पता, बाकी सारे डेटा दिए हैं, तो आप हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। यूजुअली बॉन्ड नंबर साइकिल लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं, बाकी सारे डेटा दिए होते हैं, आप लैटिस एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सेकेंड एग्जांपल पे आता है। Born-Haber cycle for MgCl2 solid।
फिर से अपन वही काम रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, MgCl2 लिखेंगे और फर्स्ट टाइम हीट ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन लिखेंगे, तो ये हो जाएगा Mg सॉलिड प्लस Cl2 गैस। Mg प्लस Cl2 गैस, MgCl2 सॉलिड बन गया। ये है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2। क्लियर है। अब सेकेंड थिंग, आप लैटिस एनर्जी का इक्वेशन लिखिए, आयन से ब्रेक करिए, तो ये हो जाएगा Mg2 प्लस गैस प्लस 2Cl माइनस गैस, ये बनेगा डेल्टा H लैटिस एनर्जी। ये मैंने 2 लिख लिया। अब क्या करें, आप Mg सॉलिड से Mg2 प्लस गैस पे हैं। सबसे पहले तो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बन जाएगा Mg गैस, ये हो जाएगा डेल्टा H सब्लिमेशन। अब Mg से Mg2 प्लस पे आना है, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, तो ये हो जाएगा Mg प्लस गैस, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 1। Mg प्लस से अगर आप Mg2 प्लस पे जाओगे, ये हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी 2। आ गया। अब यहां से Cl2 से 2Cl माइनस पे जाना है, सबसे पहले तो बॉन्ड ब्रेक करते हैं, राइट। ये हो जाएगा 2Cl गैस, इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl2। अब Cl से Cl माइनस, Cl से Cl माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 मोल्स ऑफ Cl है, तो ये हो जाएगा 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब फिर से वही हेस लॉ यूज करिए, यहां से यहां पे आना है। एक मेथड तो ये डायरेक्टली, दूसरा मेथड ये है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो क्या बोल सकते हैं आप, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 will be equal to this plus this plus this plus this plus this plus this, delta H sublimation plus ionization energy 1 plus ionization energy 2 plus bond energy of Cl2 plus 2 times delta H electron gain enthalpy plus delta H lattice energy। आपको सारे डेटा दिए रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ लैटिस एनर्जी नहीं पता है, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए आप एक और, आप खुद से एक ट्राई कर लीजिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो। थर्ड एग्जांपल, Born-Haber cycle for MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। खुद से ट्राई करिए जरा। तो यहां पे देखते हैं MgO है, खुद से इक्वेशन लिखिए जरा आप। आपने लिखा भी होगा शायद कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है, अगर अपन इसको ब्रेक करें तो ये हो जाएगा Mg2 प्लस, सॉरी हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है तो Mg सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, तो ये हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgO। क्लियर है। नेक्स्ट अपन क्या लिखेंगे, यहां पे नेक्स्ट अपन लैटिस एनर्जी का इक्वेशन लिखेंगे, तो लैटिस एनर्जी हो जाएगा Mg2 प्लस गैस प्लस O2 माइनस गैस मिलके ये बनाएगा MgO सॉलिड, राइट। ये क्या हो जाएगा,
लैटिस एनर्जी ऑफ MgO। अब Mg से Mg2+ पे जाना है। चलिए सबसे पहले तो सॉलिड से गैस में जाना है, सबसे पहले सब्लिमेशन कर देते हैं Mg गैस, राइट, बिकॉज आयोनाइजेशन एनर्जी गैसियस फेज में ही डिफाइंड है, तो पहले आपको गैस में लाना पड़ेगा। अब Mg से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता हूं, Mg+ बना सकता हूं, तो ये डेल्टा H सब्लिमेशन है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी 1 है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी 2 रहेगा, राइट। अब हाफ O2 से बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये O गैस बनेगा, ये हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2, O गैस से, अच्छा O2 माइनस डायरेक्ट नहीं जा सकता, O गैस से O माइनस गैस, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, चलो ऐसे लिख देता हूं Eg1, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 या डेल्टा H, आप कंफ्यूज ना हो, डेल्टा H Eg1, नेक्स्ट O2 माइनस, ये हो जाएगा डेल्टा H Eg2, ठीक। आप ये डेल्टा H के टर्म में, मतलब ये डेल्टा H से कंफ्यूज ना हो क्या है, ये अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। बस आप इतना समझे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 है, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 है। बात समझ में आ रही है? डेल्टा क्यों है, H क्यों है, सब लॉजिक अपन बताएंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक ना। चलिए अपन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। आप यहां से यहां एक स्टेप में, या फिर आप ऐसे भी जा सकते हैं, तो मैं बोल सकता हूं कि डेल्टा H फॉर्मेशन of MgO will be equal to delta H sublimation plus ionization energy 1 plus ionization energy 2 plus half of bond energy of O2 plus delta H Eg1 plus delta H Eg2 plus delta H lattice energy। आई होप क्लियर है। तो आप किसी के लिए भी बॉर्न हेबर साइकिल लिख सकते हैं, राइट। तो अगर ये आपको समझ में आ गया, आप नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अभी हमने केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले तो मैंने आपको बताया बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, अपना तो मेन टॉपिक यही था, इसलिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लेविस ने ऑक्टेट रूल दिया था कि कोई भी कंपाउंड ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आइदर वो शेयरिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, या फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर सकते हैं, क्लियर है। लेकिन फिर इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे। मैंने ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ाया था कि बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो सुपर ऑक्टेट भी होते हैं। सुपर ऑक्टेट मीन्स उनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं जो हाइपोवैलेंट होते हैं। हाइपोवैलेंट मीन्स जिनके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यार ऑक्टेट रूल फिर से हमने बोला कि इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। फिर हमने वैलेंस बॉन्ड थियरी लाया था, राइट। वैलेंस बॉन्ड थियरी में क्या बोला कि ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, राइट। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से अगर ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है एक्सियल ओवरलैपिंग तो सिग्मा बॉन्ड, लैटरल हो रहा है तो पाई बॉन्ड। और ये जो थियरी था बहुत हद तक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं इनको एक्सप्लेन किया था, राइट। अब हम न्यू थियरी पे आते हैं, एक और जो मार्केट में एकदम मॉडर्न थियरी है, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। वैलेंस बॉन्ड थियरी के बाद जो नेक्स्ट थियरी है ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, ये एमओटी, ठीक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एमओटी। अब एमओटी सबसे पहली बात कि एमओटी की नीड क्यों हुई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की नीड क्यों हुई, मतलब कि वैलेंस बॉन्ड थियरी फेल कहां पे हो रहा है। वैलेंस बॉन्ड थियरी कुछ ऐसे फेनोमेना है जिनको वैलेंस बॉन्ड थियरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो अपन एमओटी पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि वैलेंस बॉन्ड थियरी का ड्रॉबैक क्या है। तो हेडिंग कीजिए ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी। तो वीबीटी का मींस वैलेंस बॉन्ड थियरी का जो फर्स्ट ड्रॉबैक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने बताया था कि पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक मींस जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। डायमैग्नेटिक मींस जो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपेल्ड होते हैं, क्लियर है।
अब क्या होता है, आप कोई सब्सटेंस रखिए और इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड पास करिए। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा इसके साइड में डिफ्लेक्ट हो गया, राइट, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो मैं बोलूंगा कि ये सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट कर रहा है, मींस ये पैरामैग्नेटिक है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और इसके साइड से ऐसे रिपेल होके चला गया, मींस इससे दूर जा रहा है, यहां भी ऐसे दूर होके जा रहा है, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इस सब्सटेंस को रिपेल कर रहा है, मींस ये सब्सटेंस डायामैग्नेटिक है। तो कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, आप एक्सपेरिमेंट से तो फाइंड कर सकते हैं ऐसे, लेकिन अपन एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम थियरी से फाइंड करते हैं। थियरी क्या है हमारे पास, कि अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तब ये पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तब ये डायामैग्नेटिक होगा। बहुत ही सिंपल सा है, मतलब कोई मॉलिक्यूल लीजिए, अगर देखिए कि इसके पास सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो ये पैरामैग्नेटिक, सॉरी पेयर्ड है तो डायामैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड नहीं है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, तब ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्लियर है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायामैग्नेटिक। अब इस थियरी के अकॉर्डिंग अगर आप O2 मॉलिक्यूल देखेंगे, O2 का मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, आप बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। O डबल बॉन्ड O होगा और इसके पास दो लोन पेयर यहां पे, दो लोन पेयर यहां पे। क्लियर है? अगर आप पहली दफा देखोगे O2 को तो यार O2 में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, आपको लगेगा कि O2 डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, राइट? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग यही हो रहा है। लेकिन जब साइंटिस्ट भाई लोगों ने O2 का एक्सपेरिमेंट किया, मतलब O2 को रखा और मैग्नेटिक फील्ड पास किया, तो देखा कि मैग्नेटिक फील्ड रिपेल हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड रिपेल हो रहा है एक्सपेरिमेंट से, इसका मतलब है कि O2 पैरामैग्नेटिक है। अब एक्सपेरिमेंट में जो आता है वही करेक्ट है, ये तो थियोरेटिकल था, राइट? तो यार वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं O2 का स्ट्रक्चर देखूं तो O2 डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन O2 एक्चुअली पैरामैग्नेटिक है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, अब आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो पहला ड्रॉबैक आपको समझ में आया होगा। पहला ड्रॉबैक वीबीटी का यही है कि ये इसके अकॉर्डिंग, वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो तो अकॉर्डिंग टू वीबीटी O2 डायमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये पैरामैग्नेटिक है। तो पहला ड्रॉबैक लिखें आप, हेडिंग दीजिए ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी। लिखिए फर्स्ट ड्रॉबैक, लिखिए कि वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, the VBT cannot explain, the VBT cannot explain, the VBT cannot explain paramagnetic behavior of O2. The VBT cannot explain paramagnetic behavior of O2. Point number 1. सेकेंड ड्रॉबैक ये है, देखो यार बॉन्ड ऑर्डर आप समझते हो, अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है इसका मतलब 1 बॉन्ड, 2 है 2 बॉन्ड, 3 है 3 बॉन्ड। क्लियर है? अब बहुत सारे मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में आता है, मतलब 1.5 बॉन्ड। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है इसका मतलब क्या कि 1.5 बॉन्ड है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है A एंड A, इसके बीच में मैं बोल रहा हूं कि 1.5 बॉन्ड है, तो लिटरली इसका मतलब क्या है? कुछ फील आ रहा है आपको? देखिए 1 बॉन्ड मतलब ये है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 इलेक्ट्रॉन मिलके 1 बॉन्ड बनाएगा, राइट? फिर से दोनों बॉन्ड में दोनों 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब हाफ बॉन्ड, अब मैं बोलूं कि 1.5 बॉन्ड है, मतलब 1 बॉन्ड कंप्लीट और आधा बॉन्ड। तो यार आधा बॉन्ड मतलब क्या हुआ? ऐसे आधा बॉन्ड मतलब इसके आधा इलेक्ट्रॉन और इसके आधा इलेक्ट्रॉन, ऐसा? इलेक्ट्रॉन कभी आधा, सवा, डेढ़ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 2 3 4 ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आता है, इसका मतलब क्या है? ए 1 बॉन्ड कंप्लीट और 0.33 बॉन्ड, मतलब क्या है इस 0.33 बॉन्ड का?
तो 0.33 बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा? ये अपना 0.3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना 0.3 इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा तो होता नहीं है। फिर से इलेक्ट्रॉन हमेशा 1 होगा या 2 होगा? तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर आता है, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो वीवीटी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। हाँ, अगर कोई मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए कि सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ माइनस सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, रेजोनेंस से एक मेथड है, रेजोनेंस से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस मॉलिक्यूल में अगर रेजोनेंस हो रहा है तो आप सी डबल बॉन्ड ओ माइनस ओ माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ माइनस ओ माइनस, आप बता सकते हैं अब इसका अगर मैं हाइब्रिड ड्रॉ करूंगा तो सी ओ सिंगल और डॉट 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 डॉट। तो ऐसे मॉलिक्यूल में जिनमें रेजोनेंस होता है, आप रेजोनेंस के हेल्प से बोल सकते हैं कि यार एक्चुअली ये 0.33 बॉन्ड का मतलब क्या है। एक्चुअली रेजोनेंस हो रहा था, यहाँ पे कंप्लीट बॉन्ड था, यहाँ पे कंप्लीट, एक स्ट्रक्चर में यहाँ पे कंप्लीट बॉन्ड था। जब मैंने एवरेज लिखा तो ऐसे लिख दिया। जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, लेकिन जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होता है उसमें कैसे एक्सप्लेन करेंगे? मान लीजिए जस्ट ऐसे ए एंड ए मॉलिक्यूल, इसमें रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। तो अगर ऐसे मॉलिक्यूल जैसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है रेजोनेंस, ये अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। रेजोनेंस कहाँ पे होगा कहाँ पे नहीं होगा ये अभी आपको नहीं सोचना है, ये हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन अभी बस ये लाइन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जिस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस होता है वहां पे आप फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर एवरेज निकाल के एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जहां पे रेजोनेंस नहीं होता है वहां पे आप फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इसके लिए फिर से वीवीटी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, मींस वैलेंस बॉन्ड थियरी यहां भी फेल हो गया। क्लियर है? तो चलिए ड्रॉबैक नंबर 2 लिखिए आप। सेकेंड ड्रॉबैक लिखिए कि वीवीटी कैनॉट एक्सप्लेन, वीवीटी कैनॉट एक्सप्लेन fractional bond order, VBT cannot explain fractional bond order in diatomic molecule. हो गया? अब क्या हुआ, ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे इनको सॉर्ट आउट करने के लिए दो साइंटिस्ट थे जिनका नेम है, एक का नेम है हुन, नाम सुना होगा, एंड मोलिकेन, दोनों का ही आपने नेम सुना होगा। हंट रूल में हुन का नेम आया होगा और मोलिकेन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आया होगा ये नेम। तो ये हंट एंड मोलिकेन, इन दोनों ने अपना एक नया थियरी दिया जिनको बोलते हैं, जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। अब ये सिंस मॉडर्न थियरी है और ये थियरी तब आया जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग मान चुके थे कि इलेक्ट्रॉन वेव भी होता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है, वेव एंड पार्टिकल। तो जब इन्होंने अपना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी दिया तो इसमें माना है कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है। कौन सा नेचर? वेव नेचर होता है। तब एक लाइन लिख लीजिए आगे कि फॉर रिमूविंग दीज डिफिकल्टीज, फॉर रिमूविंग these difficulties, for removing these difficulties, Hund and Mulliken proposed a new theory. Hund and Mulliken proposed a new theory called MOT, molecular orbital theory, called MOT, molecular orbital theory, by considering wave nature of electron, by considering wave nature of electron. अब देखते हैं MOT क्या है, molecular orbital theory क्या है। अच्छे समझने का ट्राई करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। देखो यार, नेम से आपको समझ में आ रहा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। फिर से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, नेम से ही आपको समझ में आ जाएगा ये थियरी। आपको एटॉमिक ऑर्बिटल पता है, मतलब आपको अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या पता होगा कि न्यूक्लियस है, बाहर ऐसे ही एटम के ऑर्बिटल होंगे, इस एटम के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहेगा, राइट।
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या बोलता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स से ए सिंगल बॉन्ड ए, ये A2 मॉलिक्यूल है, तो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेगा। पहला पॉइंट ध्यान से सुनते जाना, इलेक्ट्रॉन कहां पे रहेगा? मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में रहेगा, एटम के ऑर्बिटल में नहीं। कहां पे रहेगा? मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में रहेगा। मींस इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट रहेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। नंबर 1 पॉइंट, राइट। अभी सुनते जाना, आपको फिर डाउट आएगा यार ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, अभी हमने कहीं सुना ही नहीं था। हमने जो सुना था 2s 2px 2py 2pz, ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल थे, राइट। अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है? तो फिर इन्होंने सेकंड स्टेटमेंट दिया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कैसे होगा। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, मान लीजिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रेजेंट रहेगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनेगा? तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बनेगा। अब फिर आपको डाउट आएगा कि यार ये एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन कैसे होगा। क्लियर है? तो चलिए हम एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन कैसे होता है ये अभी अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। ये आपको इतना समझ में आया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बेसिक फंडा क्या है। चलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पहला पॉइंट अब लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन, पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन various molecular orbital. Electrons of molecule are present in various molecular orbital. Point number 2, second point लिखिए, molecular orbital are formed by combination of atomic orbital. Molecular orbitals are formed by combination of atomic orbital of comparable energy. Atomic orbitals, molecular orbitals are formed by combination of atomic orbitals of comparable energy and प्रॉपर सिमेट्री। मतलब जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करने के लिए, तो इनका एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए, मतलब कंपेरेबल एनर्जी, एंड इन दोनों का सिमेट्री भी प्रॉपर होना चाहिए। अब सिमेट्री प्रॉपर है का मतलब बताऊंगा आपको जब कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा। तो इन दोनों का एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। जैसे अपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था कि दो ऑर्बिटल का अगर मिक्सिंग होगा तो दोनों का ऑलमोस्ट एनर्जी सिमिलर होना चाहिए। क्लियर है? पॉइंट नंबर 3, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने फॉर्म होंगे तो डिपेंड करेगा कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। तो पॉइंट नंबर 3 लिखिए कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स formed is equal to number of molecular orbitals formed is equal to number of atomic orbitals is equal to number of atomic orbitals combined। हो गया? इसका मतलब यह है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट पॉइंट भी लिख सकते हैं आप इसको। एक चीज समझ में आना चाहिए कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे
तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। अब ध्यान से सुने, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। इनमें से क्या होता है, एक का एनर्जी ज्यादा होता है। एक एटॉमिक, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो गया। दो में से एक का एनर्जी ज्यादा होता है, एक का एनर्जी कम होता है। जिसका एनर्जी कम होता है इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसका एनर्जी ज्यादा होता है इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीएमओ मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ मींस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो फिर से क्या बोला मैंने कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, एक का एनर्जी ज्यादा होगा, एक का एनर्जी कम होगा। जिसका एनर्जी कम होगा वो मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा उसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जिसका एनर्जी ज्यादा होगा वो फिर से लेस स्टेबल होगा और इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है? तो चलिए लिखिए पॉइंट नंबर 4 कि when two atomic orbitals combine when two atomic orbitals combine, two molecular orbitals are formed. When two atomic orbitals are combined, two molecular orbitals are formed called bonding molecular orbital, called bonding molecular orbital, ब्रैकेट में called bonding molecular orbital, ब्रैकेट में having less energy, having less energy and anti-bonding molecular orbital, and anti-bonding molecular orbital, anti-bonding molecular orbital ब्रैकेट में having more energy। हो गया। अब से एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कैसे होते हैं, ये देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। अब चलिए यहां पे समझते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे। राइट, और आपको एक चीज पता है कि एमओटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वेव होते हैं, आपको पता है। अब देखो यार, इलेक्ट्रॉन वेव है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन वेव है, और इलेक्ट्रॉन वेव मतलब आपको समझ में आ रहा है, वेव नेचर मतलब ये कुछ आपको समझ में आता है ये? राइट, वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। चलो मैं इसको यहां तक ही रखता हूं, ठीक। और इसके एम्पलीट्यूड को चलिए मैं बोल रहा हूं साई ए। दूसरा इलेक्ट्रॉन वेव है, ये भी मान लीजिए कुछ ऐसा ऐसे ही, इसका इलेक्ट्रॉन वेव का मान लीजिए एम्पलीट्यूड साई बी है। राइट, ये फर्स्ट ये सेकंड, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। एक और केस ले लेता हूं, मान लीजिए यहां पे भी इलेक्ट्रॉन वेव कुछ ऐसा है, इसका ये साई ए, और यहां पे एक दूसरा इलेक्ट्रॉन वेव है, ये लेट्स से कुछ ऐसा है,
मीन्स ये ऑफकोर्स सारे लेंथ सेम होंगे, ये लेट्स से साई बी है। आप देख सकते हैं ये जो मैंने लेफ्ट साइड में जो ग्राफ बनाया है, दो इलेक्ट्रॉन वेव है और दोनों जब इंटरमिक्स होंगे, दोनों जब सुपर इंपोज होंगे, तो ये दोनों सेम फेज में सुपर इंपोज होंगे। अब मीन्स दोनों को अगर आप ऐड करोगे, इसे सुपर इंपोज कर दो, तो ये लेंथ और ये लेंथ ऐड हो रहे हैं। तो ऐसे इंटरफेरेंस को, ऐसे सुपर इंपोजिशन को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, ये दोनों सेम फेज में मीट होंगे, राइट। तो यहां पे जो रिजल्टेंट आएगा, आप समझ में आ रहा है आपको, ये साई ए प्लस साई बी ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स ये कितना हो जाएगा, साई ए प्लस साई बी। क्लियर है। लेकिन इस केस में अगर इन दोनों का मैं सुपर इंपोजिशन करूं, देखिए क्या होगा, इस पॉइंट पे ये ऐसे है, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो साई ए ऊपर है, इस पॉइंट पे साई बी नीचे है यहां पे। तो अगर ये जब दोनों सुपर इंपोज होंगे तो ये सब्सट्रैक्ट होंगे बेसिकली। अगर सब्सट्रैक्ट होंगे तो फाइनली जो लेंथ आएगा, अगर साई ए ज्यादा है साई बी से, मान लीजिए इसका वैल्यू 5 है, लेट्स इमेजिन 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, 5 माइनस 3 आएगा, मीन्स साई ए माइनस साई बी आएगा। ये एम्पलीट्यूड बेसिकली इस केस में क्या होगा, डिक्रीज होगा। इनसे वैल्यू कितना हो जाएगा, साई ए माइनस साई बी। ये अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा था, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेम से समझ में आ रहा है डिस्ट्रक्शन, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब थोड़ा समझने का ट्राई करिए आप। दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन वेव है, दोनों अगर मिक्स हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, तो दो पॉसिबिलिटी है, दोनों सेम फेज में कंबाइन हो सकते हैं या फिर दोनों अपोजिट फेज में कंबाइन हो सकते हैं। सेम फेज में कंबाइन होंगे तो इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अपोजिट फेज में कंबाइन होंगे तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से स्टेबिलिटी डिक्रीज होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। पॉइंट चमका। अब क्या होगा, ये जो साई ए साई बी है, तो आपको पता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यार अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है कंबाइन हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये इंक्रीज हो रहा है, साई ए प्लस साई बी। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, ध्यान से सुने, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होगा तो यहां पे क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब है दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा। इस केस में साई ए प्लस साई बी से यहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इनके बीच में, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल आ रहे हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है। इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रहा था, इस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों के बीच में डिक्रीज हो रहा है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों के बीच में, दोनों पास में आ रहे हैं, अगर बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पास में आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों आ रहे थे और बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में है ही नहीं या बहुत कम है। इसका मतलब है कि दोनों में रिपल्शन हो रहा होगा। अगर दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में अगर रिपल्शन हो रहा होगा, इमेजिन करिए कि दो, यहाँ पे एक स्फीयर है, दूसरा स्फीयर है, राइट, दोनों पास में आ रहे हैं, पास में आ रहे हैं, दोनों में अगर रिपल्शन हो तो क्या होगा, ये भी दूर जाना चाहेगा, ये भी दूर जाना चाहेगा, बीच में इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्या, बीच में कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर दो स्फीयर है, दोनों पास में आ रहे हैं, और अगर इन दोनों में अट्रैक्शन हो, अट्रैक्शन हुआ तो क्या होगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अपन क्या बोलते हैं कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो यहां पे दोनों ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, डिस्ट्रक्टिव के केस में दोनों ऑर्बिटल के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन से स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा, रिपल्शन से स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। क्लियर है ये पॉइंट।
तो चलिए आप ये दोनों ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए और ये पॉइंट लिखिए, ये ग्राफ ड्रॉ कर ले आप, लिख लीजिए और ये पॉइंट लिखिए कि when electron wave meet in same phase, when electron wave meet in same phase, ये same phase में meet हो रहा है, when electron wave meet in same phase, then there would be constructive interference. When electron wave meet in same phase, then there would be constructive interference, and electron probability increases between nucleus of both bonded atom, and electron probability increases between nucleus of both bonded atom, and electron probability increases between nucleus of both bonded atom due to attraction, increases due to attraction, and formed molecular orbital due to attraction and formed molecular orbital is called, बोलिए क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? आपको पता है बॉन्डिंग का एनर्जी कम होता है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होता है, पॉइंट नंबर 4 में लिखवाया था मैंने। तो बॉन्डिंग का एनर्जी कम है मतलब अट्रैक्शन हो रहा होगा, तो अट्रैक्शन यहाँ पे होता है, तो ड्यू टू अट्रैक्शन एंड फॉर्म्ड molecular orbital is called bonding molecular orbital, and formed molecular orbital is called bonding molecular orbital, which has lesser energy than atomic orbital, हो गया। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखे कि when electron wave meet in opposite phase, यहाँ पे opposite phase में meet हो रहे हैं, when electron wave meet in opposite phase, then there would be destructive interference. When electron wave meet in opposite phase, then there would be destructive interference, and electron probability decreases between nucleus of both bonded atom, and electron probability decreases between nucleus of both bonded atom due to repulsion, and formed molecular orbital is known as anti-bonding molecular orbital, which has higher energy than atomic orbital, क्लियर है? अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम बताऊं आपको, मान लीजिए एनर्जी लेवल डायग्राम है, यहाँ पे एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको चलिए मैं साई ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यहाँ पे दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसको मैं साई बी से रिप्रेजेंट करूं, ये इनका एनर्जी है। जब इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा, दोनों मिक्स होंगे,
तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, एक साई ए प्लस साई बी, दूसरा साई ए माइनस साई बी। तो एक बनेगा साई ए प्लस साई बी, दूसरा बनेगा साई ए माइनस साई बी। साई ए प्लस साई बी को मैंने नीचे रखा है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम है। इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अपन स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार कहीं लिखा है, इसका मतलब है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। आई होप क्लियर है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होगा। अगर मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ बताऊं, आपने ये पढ़ा होगा, ये वाला यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, जो बॉन्ड बनाते हैं, अपन ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ा था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे, पहले एनर्जी डिक्रीज होगा, ऑफ कोर्स यहां पे जाके इंक्रीज होगा। ये आपको ग्राफ पता है। तो ये ग्राफ बेसिकली बॉन्ड फॉर्मेशन का था, मींस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का था। क्लियर है। लेकिन ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, वही दो एटम आएंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो एनर्जी डिक्रीज होगा, बाद में एनर्जी इंक्रीज होगा। ये बॉन्ड फॉर्मेशन पॉइंट है, राइट। लेकिन एंटी बॉन्डिंग का ग्राफ कैसा होगा? एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, जो अभी तक अपन ने पढ़ा नहीं है। एंटी बॉन्डिंग में क्या होता है, दो ऑर्बिटल इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हैं, जैसे ही पास में आएंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मींस रिपल्शन होगा, रिपल्शन मींस एनर्जी इंक्रीज होगा। तो इनका यही से एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा, एनर्जी इंक्रीज होते जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग का ग्राफ, मतलब थोड़ा तमीज से अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये एंटी बॉन्डिंग का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा। ऊपर रहेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो अपन ने पढ़ा था बॉन्ड फॉर्मेशन में, पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। क्लियर है क्या? चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।